ओके। तो प्रॉब का आपको पता ही है, काफ़ी इजी है। तो जल्दी जल्दी होएगा ज़्यादातर। सबसे पहली जो बात है, स्टेटिस्टिक्स क्या होती है। तो इसकी मैम ने हमें इस तरह से तीन डेफिनेशंस करके बताई थी कि ओ बस एक सबसे सिंपल जो होगी ना, वो होगी एज न्यूमेरिकल फैक्ट्स, बस उसका सिनोनिम है। उसके बाद एक थी कि आप इसको एक फील्ड ऑफ स्टडी के तरीके से भी समझ सकते हो, कि एक तो है ना कि ये एक इसके बारे में स्टैट्स। तो एक हो गया कि वो जो फील्ड है स्टडी की, कि आपने बैचलर्स इन स्टेटिस्टिक्स किया है, ये चीज़ पढ़ते हैं लोग वगैरह, इसके ऊपर इस तरह की बात है। और उसके अलावा जो एक्चुअल सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है जनरलाइजेबल इंफॉर्मेशन ऑन अ सिलेक्टेड पॉपुलेशन ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग पैरामीटर्स फ्रॉम अ सैम्पल। अब इन सब अल्फाज का क्या मतलब है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन आपको पता ही है कि वो सेट जिसको आप स्टडी कर रहे हो, सैम्पल उस सेट का ऐसा सबसेट होता है जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो, डाटा हो जिसके बारे में। तो ये पॉपुलेशन और सैम्पल हो गया। आगे पैरामीटर्स वो चीज़ें होंगी जहाँ आप उनके उसके पॉपुलेशन की स्टडी करना चाह रहे हो। और जनरलाइजेबल इन्फॉर्मेशन मतलब ये कि आपने एक सैम्पल देख लिया है, अब आप इसकी बेसिस के ऊपर पूरी पॉपुलेशन के सेट के बारे में जो सेशंस करते हो, तो ये जनरलाइजेबल इन्फॉर्मेशन हो गए। तो ये डेफिनेशन यही कहती है कि वो जनरलाइजेबल इन्फॉर्मेशन जो आपने थ्रू स्टडी ऑफ द सैम्पल गेन की है पॉपुलेशन के बारे में। तो ये इंट्रो टू स्टेटिस्टिक्स हो गया। कुछ टर्म्स और सिंबल्स हैं। पॉपुलेशन के लिए कैपिटल एन होता है, सैम्पल के लिए छोटा एन होता है। अब अगर आप, ये भी थोड़ा सा है कि ये पॉपुलेशन के मीन के लिए म्यू होता है, पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के लिए पी होता है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड ये वैसे काट ही दो बेशक। ये पॉपुलेशन के लिए हैं, जबकि आपकी सैम्पल है जो, उसके लिए सिंपल एस होता है स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए, और मीन के लिए आपको पता ही है यूँ एक्स बार होता है। ठीक है। अब ब्रांचेस ऑफ स्टेटिस्टिक्स के हैं, डिस्क्रिप्टिव, इन्फरेंशियल, वो भी आपको पता ही है। डिस्क्रिप्टिव बस समराइज़ करती है, इन्फरेंशियल के अंदर आप उस समरी की बेसिस के ऊपर कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके पॉपुलेशन के बारे में कुछ असर्शंस कर रहे होते हैं। अब आगे एरर एंड जनरलाइजेबिलिटी है। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर यही है कि मतलब आप सिलेक्ट कर, आप फास्ट के स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाह रहे हो, लेकिन आप खाली सीएस के स्टूडेंट्स उठा लेते हो। आप सारी उनके बारे में बात करते हो, उनका जीपीए इतना है, इनका ये इतना है, लेकिन बाद में पता चले कि एक्चुअल स्टूडेंट बॉडी के रिलेटिव आप उनकी अरिथमेटिक मीन भी डिफरेंट आ रही है, जीपीए की, उनका सब कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो ये इस तरह का एरर होता है सैम्पलिंग एरर, जिसके अंदर सैम्पल की वजह से एरर आया हो, ना कि आपकी किसी और गलती की वजह से। कि आपने जो डेटा सेट, जो सबसेट सिलेक्ट किया है, वही ऐसा सेट है कि कभी जनरलाइजेबल हो ही नहीं सकता उससे कुछ रिजल्ट। उस सैम्पलिंग एरर की क्वांटिटी निकालने के लिए हम एक्स बार माइनस म्यू करते हैं। तो सैम्पल की एवरेज माइनस पॉपुलेशन की एवरेज। उसके अलावा नॉन सैम्पलिंग एरर्स आ जाते हैं। अब ये वो चीज़ें होंगी कि मतलब अगर मिस हैंडल कर लिए डेटा को, कोई कैलकुलेशन एरर हो गया है, तो आपका शायद स्टैंडर्ड डिविएशन गलत आ गया है आप कैलकुलेट करते करते, तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर्स हो गए। उसके बाद कुछ और टर्म्स हैं, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपने खुद डायरेक्टली की हों कलेक्ट, चाहे वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो, चाहे वो इन पर्सन इंटरव्यूज़ की फॉर्म में, जिस तरह से भी हो। अगर आपने खुद किया तो प्राइमरी डेटा है। अगर आप किसी और कोई आर्टिकल वगैरह खोल के देख रहे हो, वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि वो किसी और बंदे का किया हुआ है, आप उस केस में सेकेंडरी पर्सन हो। आगे क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स आ जाते हैं। आपको पता ही है कि वो तमाम वैल्यूज जो न्यूमेरिकली सब्सटेंशिएट न्यूमेरिकली क्वान्टिफाई हो सकती हैं, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। इसके अंदर हाइट आ गई, एज आ गई वगैरह। तो डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस वेरिएबल्स, तो हम एज को आमतौर पे एक डिस्क्रीट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं कि एक बस न्यूमेरिकल नंबर, एक बस एक नंबर है, सालों के अंदर गिन रहे होते हैं, हम मंथ्स वगैरह नहीं काफ़ी बार ट्रैक कर रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर वो डिस्क्रीट है, लेकिन आप कंटिन्यूसली भी रख सकते हो अगर आप पागल हो। उसके अलावा वेट आमतौर पे कंटिन्यूसली रखा जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स वगैरह में आ जाता है। अब पॉइंट्स वगैरह की बात होएगी तो मैं बता दूँ, टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपका इस तरह से है ना सेट के, उसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से हैं, 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5, इसके अलावा कोई पॉइंट के अलावा आगे पॉइंट में कुछ भी और नहीं आ सकता। मतलब अगर एक काउंटेबल सेट से बिलोंग करता है, ये मुझे डिस्क्रीट में पढ़ा था कि काउंटेबल सेट के अंदर अगर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं उसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ उस वेरिएबल की, तो वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। अगर एक
अनकाउंटेबल सेट है, जिसके अंदर जैसे कि आपको पता है 0 से 1 के बीच में जो गैप होता है वो एक अनकाउंटेबल सेट होता है, उसमें 0.00001 इस तरह से वो आगे जॉर्ज कैंटर की डायगोनलाइजेशन आर्गुमेंट जो भी है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स आते हैं जिसके पॉसिबल वैल्यूज़ उस तरह के सेट से हो सकते हैं। आगे है क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको आप न्यूमेरिकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि शर्ट का साइज़ है, आप उसको एज क्वालिटेटिव भी कर सकते हो, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हो। अगर आपकी डेटाबेस के अंदर स्मॉल मीडियम लार्ज है ना, तो वो आप एक्चुअल न्यूमेरिकली नहीं कर रहे तो आप वो क्वालिटेटिव वेरिएबल उस केस में। लेकिन अगर आप एक्चुअल कर रहे हो कि उसकी लाइक शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर तक कितनी लेंथ है वगैरह, इस तरह की चीज़ें स्टोर कर रहे हो, तो फिर वो आप क्वांटिटेटिव डेटा स्टोर कर रहे हो। तो ये हो गया थोड़ा सा डिफरेंस क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव के अंदर। अब एक चीज़ होती है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब तमाम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कैटेगोरिकल होते हैं। विकिपीडिया के अंदर तो इनको सिनोनिम्स की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन हमारी टीचर ने थोड़ी सी डिस्टिंक्शन लाई थी। बेसिकली वो कह रही थी कि जब भी आप कैटेगरीज़ में डाल देते हो, अब हो सकता है कि आपकी कैटेगरीज क्लासेस को भी कैटेगरीज में ही कंसिडर किया जा रहा हो। तो अगर आपके पास वेरिएबल एक है जो आई गेस लाइक वही ना, हम जब क्लासेस बना लेते हैं तो उसको भी कैटेगोरिकल कह दिया। आई थिंक इस तरह से उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन करने की कोशिश की थी, उन्होंने कोई इतनी डिटेल में बात नहीं की। आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है, आगे चलता है। फिर मेजरमेंट स्केल्स आ जाता है। ये क्विज़ वगैरह में पूछे गए थे, उसके अलावा कहीं नहीं इस्तेमाल हुए। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं हमें पता ज़्यादा कि एक्चुअली अप्लाई किस तरह से करते हैं, लेकिन जनरल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मेजरमेंट स्केल्स एक्चुअली बस फ्रेमवर्क्स हैं। मतलब रेशियो स्केल का कोई फिज़िकल मतलब नहीं है, कोई वैल्यू का मतलब नहीं है, बल्कि ये है कि अगर ऐसा होना तो हम इन सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने में। अब ये जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, ये 4 डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स और 4 डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसीजर्स वगैरह, ये अब हमने बात करनी है इसके बारे में। तो पहला जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर, पहला जो मेजरमेंट स्केल है वो है रेशियो, ठीक है। अब रेशियो जो है वो क्वालिटेटिव के साथ नहीं हम यूज़ करते, क्वांटिटेटिव के साथ यूज़ करते हैं, ऐसी वो वेरिएबल्स जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकें। उसके अलावा इसके अंदर ट्रू ज़ीरो होता है या एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। बेसिकली तमाम वो वेरिएबल्स जो इस तरह के हों कि उसके अंदर अगर ज़ीरो पड़ा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमाउंट ऑफ समथिंग, तो उसके अंदर आप रेशियो स्केल अप यूज़ करते हो। लेकिन अगर इस तरह से है जैसे कि 0 सेल्सियस है, वो तो -1 सेल्सियस भी हो सकता है, ये लैक नहीं शो कर रहा टेम्परेचर का। अगर आप केल्विन स्केल में कर रहे हो तो हाँ तो तब लैक कर रहा होगा एब्सोल्यूट ज़ीरो वगैरह। लेकिन अगर आप सेल्सियस के अंदर स्टोर कर रहे हो तो उसके अंदर ज़ीरो जो है ना वो एक्चुअली लैक नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता। इसी तरह से pH स्केल है, उसके अंदर भी आई गेस आप कह सकते हो। अब pH थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसको क्या कहोगे, लेकिन मेरा ख्याल है आप उसको भी रेशियो में नहीं डालोगे। रेशियो में तो पक्का नहीं डालोगे, कन्फ्यूजन कहीं और आती है। तो मतलब उसके अंदर भी एब्सोल्यूट ज़ीरो का ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर pH नहीं है, इसके अंदर मतलब कहते हैं कि बेसिक है या एसिडिक है, मैं भूल गया कौन सी वाली साइड कौन सी थी। खैर ये हो गया रेशियो। अब इसका मतलब क्या है? अब रेशियो के अंदर इस तरह से होता है कि इसके अंदर अरिथमेटिक मीन मीनिंगफुल होता है, रेशियोज़ मीनिंगफुल होती हैं, रेगुलर मतलब डिफरेंस मीनिंगफुल होता है, इस तरह के जो ऑपरेशंस है ये मीनिंगफुल होते हैं। तो ये रेशियो स्केल हो गया। मतलब आप तमाम वो वेरिएबल्स जिनके आप रेशियो निकालो और वो आपको कुछ मीनिंगफुल चीज़ दें वगैरह, उनको आप रेशियो के साथ ट्रीट करते हो। उसके बाद आ जाता है इंटरवल स्केल। इसके अंदर ऐसे वो तमाम वैल्यूज़ आती हैं जिसके अंदर ट्रू ज़ीरो नहीं होता, मतलब ज़ीरो की कोई और वैल्यू का मतलब होता है। तो सबसे अच्छी एग्जांपल वही सेल्सियस वाली है मेरा ख्याल है। इसके अंदर लेकिन डिफरेंस मीनिंगफुल होता है कि इक्वल इंटरवल्स वगैरह, तो मतलब a - b मीनिंगफुल है, इसके अंदर आपको माइनस करना अलाउड होता है, डिवाइड करने का आपको नहीं दिया जाता, मतलब आप x डिवाइड बाय x2 कर रहे हो या जो भी है। तो इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं बताई गई कि एक्चुअल स्पेसिफिक्स क्या हैं इन स्केल्स के, लेकिन बताया गया कब कौन सा यूज़ करना। तो ये जो रेशियो और इंटरवल है ना, ये न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज़ करना है, और इनके अंदर डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो है या नहीं है, ठीक है। अब आगे जो दो हैं वो क्वालिटेटिव के लिए हैं। तो क्वालिटेटिव के लिए आपके पास ऑर्डिनल आ जाता है और नॉमिनल आ जाता है। ऑर्डिनल ऐसे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए यूज़ होता है जिनकी सेट ऑफ अगर आप पॉसिबल वैल्यूज़ लो, जैसे कि मैंने शर्ट साइज़ लिया था, स्मॉल मीडियम लार्ज, इसके अंदर एक नेचुरल ऑर्डर है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि हम कुछ इंक्रीज़ हो रहा है वगैरह।
अब वो किसी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो इन तमाम किस्म के वेरिएबल्स को हम ऑर्डिनल स्केल के साथ यूज़ करते हैं आई गेस। उसके अलावा फिर नॉमिनल स्केल आ जाता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम की बात ही होती है। मतलब पाकिस्तान कंट्री वगैरह जिस तरह से है, कंट्री का वेरिएबल है पाकिस्तान इंडिया वगैरह, इसके अंदर कोई नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं है, ऑर्डर नहीं है। आप जो भी करोगे वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल होगा, किसी कोई सब्जेक्टिव होता है। जबकि स्मॉल मीडियम लार्ज बड़ी सिंपल सी प्रोग्रेशन है, हर कोई बंदा एग्री कर सकता है कि हाँ ये एक नेचुरल ऑर्डर नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो इस तरह के वेरिएबल जिनके अंदर नहीं आता वो खाली नॉमिनल होते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी एक बात थी, मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज हैं, अगर इनको मैं इन्यूमरेट कर दूं कि स्मॉल का मतलब 1 है, मीडियम का मतलब 2 है, लार्ज का मतलब 3 है, तो अब क्या मैंने क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव बना लिया है? तो इसका आंसर भी नहीं है, ठीक है। चाहे उसके अंदर नेचुरल ऑर्डर हो या ना हो, आप क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्वांटिटेटिव नहीं इस तरह से करके बना सकते। इन वो बस सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल के तौर पे वो 1 2 3 हैं, वो एक्चुअली मीनिंगफुल नहीं है। अब मुझे ये स्मॉल को 1 मीडियम को 2 कहने से इनके बीच में की सब्ट्रैक्शन की कोई सेंस नहीं बनती। अब मैं ये नहीं कह सकता लार्ज माइनस मीडियम, लार्ज माइनस स्मॉल। तो इस तरह आप मतलब इंटरवल स्केल नहीं यूज़ कर सकता बेसिकली। तो मेजरमेंट स्केल्स के बारे में इतनी बात ही थी, और ये जो मैंने इतनी डिटेल की है इतनी आपको आएगी भी नहीं, आपको सिर्फ इस तरह का सवाल आएगा। तो ये जो क्विज़ आया हुआ है ये एक्चुअली किताब की एक एक्सरसाइज का सवाल कोई कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्विज़ में क्या आया था। जो मैम कंवल के दूसरे सेक्शन उन सबको इस ही फॉर्मेट में आया था, बस डेटा सेट डिफरेंट था। तो ऊपर बस गैप लिखी हुई है, उन्होंने कहा हुआ है कि ये 10 सैम्पल साइज़ और नीचे डेटा है। ऊपर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधा टेबल को देखो। इसके अंदर आप देख सकते हो साइज़ हैं, सिलेंडर्स हैं, सिटी MPG हैं, बस चीज़ें हैं लिखी हुई। कार के लिए साथ कार का नेम रखा हुआ है, कोई आइडेंटिफायर है बताने के लिए कि इस एंटिटी का नाम ऑडी A8 है वगैरह। अब सवाल जो पहला है वो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस डेटा सेट। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितनी एंटिटीज़ हैं। तो उन्होंने खुद ही बता दिया, वह सैम्पल साइज़ 10 है, तो आपको गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर 10 है। आगे हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इन दिस डेटा सेट। तो पहले जो हमें बताया गया था ना, वो बताया गया था कि ना कि हर कॉलम एक वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे कार एक वेरिएबल, अगर आप बड़ी लूज सी डेफिनेशन यूज़ करें वेरिएबल की तो हाँ है, लेकिन एक वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कभी भी नहीं हो सकता कार। आप अगर ये एक आइडेंटिफायर है, ये एक आइडेंटिटी मतलब एक स्पेसिफिक एंटिटी का नाम है। ऑडी A8 एक स्पेसिफिक गाड़ी को रिप्रेजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बस नाम दिया गया है। ये कोई चीज़ उसके बारे में रिप्रेजेंट नहीं करी, बस एक आइडेंटिफायर है। तो मल्टीपल कॉलम्स भी आइडेंटिफायर हो सकते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट्स की शीट है, उसके अंदर रोल नंबर है, नेम है और आगे GPA लिखा हुआ है, तो पहले जो 2 चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफायर है, उनको वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट नहीं हम कभी भी कहेंगे। आप कभी भी ऐसा पाई चार्ट नहीं देखोगे इसके अंदर आप रोल नंबर्स को देख रहे हो, तो वो हमारे लिए कभी भी इंटरेस्ट के लिए वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। तो जब पूछा जाए ना इस तरह से हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इन दिस डेटा सेट, आपने ये आइडेंटिफायर्स को नहीं गिनना होता। तो इस केस के अंदर साइज़ एक वेरिएबल है, सिलेंडर एक वेरिएबल है, सिटी MPG, हाईवे MPG, फ्यूल, ये सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन कार एक वेरिएबल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 5। अब आगे जो बात है हाउ मैनी वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव एंड विच वेरिएबल्स आर क्वांटिटेटिव, ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है होपफुली। फिर आ जाते हैं स्केल्स, जो मैंने अभी पहले बात की थी कि रेशियो है, इंटरवल है, ऑर्डिनल है, ये नॉमिनल है। तो अब साइज़ के अंदर मैंने एग्जांपल पहले दे चुका हूँ कि कॉम्पैक्ट, मिड साइज, लार्ज एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो ये ऑर्डिनल स्केल पे ट्रीट होएगा। लेकिन अच्छा सिलेंडर्स के अंदर 0 सिलेंडर्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये रेशियो में होएगा। सिटी MPG होता है माइल्स पर समथिंग, तो उसके अंदर भी आप कर सकते हो। माइल्स पर गैलन होता है, मेरे ख्याल माइलेज टाइप शर्ट है। तो ये जो है इसके अंदर भी रेशियो स्केल होएगा, हाईवे के अंदर भी रेशियो स्केल होएगा, क्योंकि इसके अंदर एब्सोल्यूट 0 है, ट्रू 0 है। उसके बाद फ्यूल आ जाता है। फ्यूल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, देख के पहले लगता है कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, रेगुलर, प्रीमियम, लेकिन बीच में एक डीजल डाल दिया हुआ है। अब इसको मैं डीजल को मैं ऊपर रखूँ, दरमियान में रखूँ, लेफ्ट में रखूँ, ये अब आर्बिट्रेरी हो चुका है। इसके अंदर कोई नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं है, इसलिए ये वाला ना सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल स्केल पे होएगा, जहाँ तक मुझे पता है। थोड़ी सी मुझे, अगर आपके दिमाग में कोई नेचुरल प्रोग्रेशन आ रहा है और मैं गलत हूँ तो आप बता दो, लेकिन मैं अब क्वेश्चन मार्क भी हटा रहा हूँ, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नॉमिनल ही है ये। खैर, ये था क्विज़। उसके अलावा स्टडी डिज़ाइंस बहुत किस्म के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वगैरह इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो हमें जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो है टाइम सीरीज़ और क्रॉस सेक्शनल।
तो टाइम सीरीज़ काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस रेगुलर इंटरवल्स के अंदर, चाहे मंथली हो ईयरली हो, लेकिन लाजमी रेगुलर इंटरवल्स में, इक्वल साइज्ड इंटरवल्स में आप डेटा कलेक्ट करते हो किसी एक वेरिएबल के ऊपर। मल्टीपल भी हो सकते हैं लेकिन अभी एक पे रहता है, और आप उसका चेंज ट्रैक करने की कोशिश करते हो, और वो आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होएगा। तो इस केस के अंदर हम पॉपुलेशन साइज़ हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, और हम उसको हर 10 साल बाद ट्रैक कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कितना है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे इन्होंने हर 10 साल नहीं किया हुआ, ये थोड़ी सी गद्दा है। ज़रूरी होता है कि रेगुलर इंटरवल्स में हो टाइम सीरीज़, ये ग्राफ बेशक इग्नोर करो। खैर लेकिन ग्राफ अगर इस तरह से बना हो आपके ऑब्जर्वेशंस का, पॉइंट बाय पॉइंट ग्राफ, खाली पॉइंट्स पे भी बना होता है, ज़रूरी नहीं है लाइन डाली हो, आमतौर पे ना ही डालो तो भी बेहतर है शायद। उसको हिस्टोरीग्राम कहते हैं। आपके राइट साइड पे एक हिस्टोरीग्राम है, या फिर इसको एक टाइम सीरीज़ ग्राफ कहा जाता है। ज़्यादा कॉमन वर्ड ये है, हिस्टोरीग्राम खाली हमें बताया गया था क्लास में। प्रॉपर वर्ड जो होता है इसके लिए टाइम सीरीज़ ग्राफ ही होता है। अब एक ऐसी टाइम सीरीज़ जो खाली एक वेरिएबल को ट्रैक कर रही हो, ऐसी स्टडी जो एक वेरिएबल ट्रैक कर रही हो, वो यूनिवेरिएट होती है। अगर मल्टीपल हो तो मल्टीवेरिएट टाइम सीरीज़ कहते हैं उसे। उसके अंदर बस मल्टीपल लाइनें आ जाएंगी दोनों के लिए, आप डिफरेंट कलर से बना लो, जो मर्जी कर लो। ये टाइम सीरीज़ हो गया। आगे क्रॉस सेक्शनल है। तो जो पहले मैंने अभी एग्जांपल दी थी टेबल की, वो एक क्रॉस सेक्शनल डेटा की एग्जांपल थे, क्योंकि उसके अंदर आप मल्टीपल एंटिटीज़ हैं और वो प्रिज्यूमेबली एक ही टाइम के ऊपर, टाइम कांस्टेंट है इस केस के अंदर, ठीक है। ज़रूरी इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर टाइम रेलेवेंट ही नहीं है ना, क्योंकि उसकी एमपीजी वगैरह आगे पीछे नहीं इतनी हो जानी, सिलेंडर काउंट आगे पीछे नहीं हो जाने। गाड़ी के साथ यही चीज़ें आती हैं, साइज़ इतना ही है, फ्यूल इतना ही है। लेकिन आई गेस सिटी एमपीजी की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। हो सकता है कि बाद में जाके जो भी मेजरमेंट टूल यूज़ किया गया है वो अब शायद बेहतर तरीके से ज़्यादा एक्यूरेटली बता रहे हैं और डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, तो आई गेस वो चेंज हो सकता है। और आप ये होता है कि मतलब एक ही बेसिकली एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करना होता है, ज़रूरी ये होता है। मतलब यहाँ पे ऑडी 8 और BMW, मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता कि मैं 2007 की एक ही चीज़ डाल दूँ और एक 2040 की डाल दूँ। तो ये रफली एक टाइम में लिया जाता है, और अगर टाइम लाइक मैटर नहीं करता तो कम से कम सेम टूल से लिया जाए, ताकि लाइक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो सके। तो ये क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। पीछे टाइम सीरीज़ डेटा था, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल डेटा। इसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया हमें। फिर अब आ जाते हैं हमारा अगला मेजर टॉपिक, एनालिसिस एंड समराइजेशन। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा की बात कर लेते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा आपके पास इस तरह से रॉ पड़ा हुआ है राइट साइड पे, बस एक लिस्ट है डिफरेंट ड्रिंक्स की, और कुछ भी नहीं है। ये बस एक सिंगुलर लिस्ट है, एक अरे पड़ी हुई आपके पास। अब इसके ऊपर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, वरना ये तो बस हमारे लिए क्या है, बस रैंडम चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि थोड़ी ज़्यादा मकदार में, कुछ कम में, कुछ रेयर हैं, बट लाइक मीनिंगफुली कुछ नहीं मुझे इससे पता चल रहा है, ये बस रॉ डेटा है। तो सबसे पहला जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो आप इस तरह से कर लो कि आप जैसे कुक क्लासिक वगैरह हैं, ये नाम रिपीट हो रहे हैं ना, तो आप उन नामों को एक कॉलम बना दो, वो आइडेंटिफायर वाला आपका कॉलम बन गया, और आगे जाके आप उनकी फ्रीक्वेंसीज डाल दो। अब फ्रीक्वेंसीज भी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। नीचे आप देख सकते हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, परसेंट फ्रीक्वेंसी है, ये आपको पता है क्या है, मैं बच्चों की तरह नहीं बताऊंगा कि क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है क्या है। तो ये 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, एक नॉर्मल वेव फ्रीक्वेंसी काउंट, आगे रिलेटिव, क्यूमुलेटिव और परसेंटेज। आगे फिर आ जाता है ग्राफिकल अप्रोचेस। बार चार्ट्स आप बना सकते हो इस तरह से, और आप पाई चार्ट्स भी बना सकते हो। पाई चार्ट्स बनाने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि आप हर किसी का एंगल जो है ना, वो बेसिकली 360 मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते हो। तो वहाँ तो काफ़ी सिंपल है, कुछ बताने वाली बात नहीं है। अब ये क्वालिटेटिव के लिए इतना ही है, काफ़ी लिमिटेड सेट ऑफ तरीके होते हैं जिससे हम इसको ट्रीट कर सकें। तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ आने के। तो क्वांटिटेटिव डेटा इस तरह से होगा, बस रैंडम आपके पास नंबर्स पड़े हुए एक अरे में, ठीक है। अब इन नंबर्स से आप क्या निकाल सकते हो, तो आप इनकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हो, मीन, जो कि होता है सिग्मा एक्स होल डिवाइड बाय सिग्मा एफ। इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन है। आप इसके 2 फॉर्मूले आपको भी शायद पढ़ाए हो, हमारे टीचर ने तो पढ़ाया था। एक तो ये है कि आप बेसिकली डिफरेंस फ्रॉम मीन का स्क्वायर लेते हो हर क्वांटिटी का, और आप ऐड करी जाते हो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मीन फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, और बाद में आप n-1 से डिवाइड करते हो। अब आप सोचोगे यार, अगर आप बेसिकली लाइक निकालना ये चाह रहे हो कि पर ऑब्जर्वेशन कितनी वेरिएंस है, तो आप n से क्यों नहीं कर रहे, n-1 से क्यों कर रहे हो। तो उसकी भी एक वजह है, वो ये है कि जब आप n से करते हो ना, तो वो हमेशा ना जो आपका सैम्पल होता है, शो किया गया है कि सैम्पल यूजुअली ना थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर जाता है, नहीं सॉरी, अंडर एस्टिमेट कर जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन को। हमेशा
एक्चुअल पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ी ज़्यादा ऑब्जर्व की गई है एज अपोज टू द मीन्स दैट दे टुक। तो इन्होंने बेसिकली ना उसको आर्टिफिशियली थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन के करीब लाने के लिए ना n-1 डाल दिया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे होता ना पॉपुलेशन का निकाल रहे हो, आपके पास सारी पॉपुलेशन का डेटा पड़ा है, तो वो x माइनस म्यू होल स्क्वायर होता और नीचे खाली बड़ा n होता n-1 की जगह। ये बेसिकली उस रो की तरफ रो लोअर केस सिग्मा होता है, पता नहीं क्या होता है, वो जो सर्कल से बना होता है, आगे ऊपर से डंडी निकली होती है, वो जो है उसके ज़्यादा करीब लाने के लिए s को ये नीचे n-1 डाला गया। अब राइट साइड पे जो आप फार्मूला देख सकते हो वो यही चीज़ है, बस उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है, उसके भी पीछे कोई है फार्मूला, बट लाइक आंसर वही आएगा। इस राइट वाले फार्मूले का मकसद ये है कि बेसिकली आप यूजुअली जब भी आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे होगे, आपने प्रॉब्ली पहले मीन निकाला ही होगा, और अगर आपने मीन निकाला होगा तो आपको मीन का न्यूमरेटर भी पता होगा बिफोर यू डिवाइडेड इट बाय द सैम्पल साइज, तो या फिर अगर नहीं भी पता मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये आप तो बेसिकली आपको मेरे कैलकुलेटर के ऊपर ना, पर्सनली मेरे कैलकुलेटर के ऊपर ये करना ज़्यादा आसान है एज अपोज टू दिस, ठीक है, तो ये इसलिए। खैर ग्रुप डेटा अगर होता है ये, तो आप हर जगह ना यहाँ पे x को एज मिड पॉइंट होता फॉर द क्लास, ith क्लास का मिड पॉइंट, और आप साथ मल्टीप्लाई करते विद फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे xf आ जाता, और यहाँ पे x उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू की जगह उस क्लास का मिड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होता। तो उसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, आपको याद ही होंगे फॉर्मूले, k इक्वल्स सीलिंग 1 + 3.3 log n, h इक्वल्स सीलिंग रेंज बाय k, ठीक है। तो ये सीलिंग होता है, चाहे आपके पास 0.01 भी आ रहा होगा, आपने हमेशा ऊपर लेके जाना होता है। अब अगर आपके पास इस तरह से रॉ डेटा पड़ा हुआ है, आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो सबसे पहले आप गिनोगे हैं कितने, ठीक है, तो पता चल गया आपको कितने हैं, यूजुअली लिखा ही होता है, तो आपने आपको पता चल गया नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होंगे। नंबर ऑफ़ क्लासेस पता चलेंगे तो आप बस रेंज से डिवाइड कर देते हो और सीलिंग लगा देते हो, और फिर आपके पास हर क्लास का इंटरवल साइज़ भी पता चल जाता, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये किया था कि मेरे पास अगर रॉ डेटा पड़ा तो मैंने उसको टैली मार्क्स करके, क्योंकि असल में तो पेपर में आपके पास रॉ अनग्रुप डेटा होगा ना, इस पॉइंट पे आपको कैसे पता, आप गिनने कैसे बैठोगे, तो वो साथ टैली मार्क्स हम यूज़ करते हैं आमतौर पर ये काम करने के लिए। फिर उसके बाद हम उसको फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं, आगे कुछ और चीज़ें निकालनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और आपको पता ही है कि इनको चेक करने का तरीका होता है कि टोटल 1 आ रहा है, इसका टोटल 100 आ रहा है, इसका टोटल सैम्पल साइज़ आ रहा है, और इसकी जो लास्ट वाली चीज़ है वो सैम्पल साइज़ के बराबर आ रही है, ये आपको पता है चीज़ें। अब हिस्टोग्राम आ जाता है उसके बाद, उसके अंदर बस क्लास बाउंड्रीज इंट्रोड्यूस होती हैं, इसके अंदर हर क्लास से ±0.5 किया जाता है हर आई गेस फेंस से, ताकि आप इस तरह की चीज़ ला सको बिना गैप्स वाले। और जो थोड़ी सी नोटवर्दी चीज़ है कि आपने हमेशा ज़ीरो से, हमें मैम ने कहा था कि ज़ीरो से शुरू करना है, और अगर बीच में गैप भी आ रही हो आपने पूरी गैप रिप्रेजेंट करनी है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये एक हिस्टोग्राम की एग्जांपल है। आगे हो गया डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूनेस ऑफ हिस्टोग्राम। अच्छा जी, हाँ, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूनेस ऑफ हिस्टोग्राम, हाँ ठीक है। आपके पास अगर हिस्टोग्राम इस तरह की फॉर्म में बन रहा है कि मतलब सेंटर में आके सबसे ऊपर पीक आ रही है, यानी ये पीक हो गई, मतलब मोड हो गया, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग, उसके अलावा मीडियन एज एन मिडिल मोस्ट, और मीन भी फिर इस केस में वैसे तो वही बन रहा है क्योंकि इतने लाइक यूनिफॉर्म्स है। तो ये एक परफेक्टली यूनिफॉर्म या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। आपको पता ही है, आगे ये राइट स्क्यू आ गया, लेफ़्ट स्क्यू आ गया, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उल्टा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि पीक तो मुझे यहाँ पे राइट पे नज़र आ रही है, लेफ़्ट पे क्या है, लेफ़्ट पे तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली बात हो रही होती है, चलो मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊँगा, लेकिन आप इसको फ़िलहाल इस तरह से भी देख सकते हो कि मॉडरेटली स्क्यूड लेफ़्ट के अंदर ना मीन यहाँ पे लेफ़्ट पे होता है, मोड राइट पे होता है। इसी तरह मॉडरेटली स्क्यूड राइट के अंदर ना मोड लेफ़्ट पे होता है और मीन राइट पे होता है। तो मीन की पोजीशन के रिलेटिव बात हो रही है यहाँ पर, मतलब इस तरह से बात हो रही है। आपने काफ़ी बार ये देखा होगा कि इसके अंदर ये होता है मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, इसके अंदर आपने देखा होगा मोड लेस देन मीडियन लेस देन मीन, आपने प्रॉब्ली फॉर्मूला देखे होंगे, इसके अंदर आपने इक्वल टू, आपको पता ही होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप कैलकुलेट करने बैठो ना, काफ़ी बार ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसके अंदर ये ना हो कि मोड लेस देन मीडियन लेस देन मीन, क्योंकि यहाँ पे ना आप अगर इस वाले पे मैप करने की कोशिश करो, ठीक है, मोड की वैल्यू आपके पास काफ़ी हाई है, 81 है,
मीन की वैल्यू आपके पास उससे छोटी ही है, 65.833 है, लेकिन मीडियन की जो वैल्यू है वो इन दोनों के दरमियान के में आने की जगह यहाँ पे कहीं आ रही है, राइट पे आ रही है। तो अब क्या ये वाला लगाना है या फिर क्या ये वाला लगाना है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला मैच हो रहा है हिस्सा, ये वाला हो रहा है, तो किस तरह से होएगा। इस केस के अंदर, इस तरह के केस के अंदर जहाँ पे वो नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं बन रही लेस देन वाली जो उन्होंने रटा लगवाया हुआ है, आपने खाली मीन की पोजीशन देखनी रिलेटिव टू मोड, तो आप देखोगे कि मीन इज स्क्यूड राइटवर्ड्स फ्रॉम मोड, इसी तरह से मीन इज स्क्यूड लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम मोड। और वैसे इस केस के अंदर भी ना मीडियन भी जो था ना आपका लेफ्ट पे ही था, बस मोड से आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हो, मतलब पीक से आपका मेन कितना डिस्प्लेस्ड है। मैंने इसको इस तरह से समझा हुआ है, हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी गलत हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ इस अंडरस्टैंडिंग का। ये मीन इज क्यूड लेफ्ट वर्ड्स फ्रॉम द मोड, क्योंकि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। या फिर आप बिल्कुल वो भी कह सकते हो कि उल्टा याद करना जो आपके लिए चल जाए। अच्छा, उसके अलावा स्क्यूनेस निकालने का थोड़ा सा मोर प्रिसाइज मैथमेटिकल तरीका जो है, जो जिसकी मैं ख्वाहिश में था, जो मैं मीन लेस देन मीडियन वगैरह वाली बकवास कर रहा था, वो पहले का एग्जिस्ट करता है, वो है कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस फार्मूला। अब ये दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बताती हमें एक ही चीज़ है। तो ये SK1 SK2 वही लिखा हुआ है, हमें मैम ने ये नहीं बताया कि दो डिफरेंट देती हैं, हमें बस बता दिया कि एस के ये दो फार्मूला है। खैर, ये जो स्क्यूनेस है SK, एक फार्मूला इसका x माइनस मोड डिवाइडेड बाय s। आपको कहोगे यार काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर तो हमारे हिस्टोग्राम के अंदर भी मोड नज़र आ रहा होता है, मीन हम आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी बार ना मोड निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है मीडियन से, तो मीडियन वाला फार्मूला भी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ग्रुप डेटा के लिए मोड निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो कि मीडियन निकालना फिर भी आसान है, क्योंकि आप बस वो लाइक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी n/2, जो मेरा दोस्त बता रहा था वही वो बाद में आई गेस बात कर लूँगा अगर ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन वो पढ़ाया नहीं हुआ इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा, अभी हम इधर तक ही रहते हैं। आपका अरिथमेटिक मीन, ये x बार लिखना चाहिए था इनको, इन्होंने खाली x लिखा हुआ है, x माइनस मोड या फिर अच्छा एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ना इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर डिफरेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दिखने में इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन एक्चुअली हमने साइन ही देख रहे हैं ना, प्लस माइनस क्या है, तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली फार्मूले का हिस्सा है, तो हमें फिर भी याद होना चाहिए कि 3 ऊपर वाले में आ रहे हैं, नीचे वाले में आ रहा है। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया कि मीडियन के अंदर 6 लेटर्स होते हैं, वो डिविजिबल बाय 3 है, इसलिए इसके अंदर आ जाएगा, जबकि मोड डिविजिबल बाय 3 नहीं है, उसके अंदर 4 लेटर्स हैं। ये मेरा बस ऑटिज़म पर्सनली यही कहता है कि इस तरह से याद कर लो, होपफुली आपको अब याद रखने में आसानी होगी। एनीवेज, अब एक्चुअल कामों में आ जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये हमें इस तरह से पढ़ाया गया था कि आपके पास एक सुट्टेबाजों का ग्रुप है, एक नॉन सुट्टेबाजों का ग्रुप है, आपने उनको कंपेयर करना है उनकी स्लीप ड्यूरेशन को, लाइक टाइम टेकन टू गेट टू स्लीप, और आपने उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कंपेयर करने थे। अब उसका फॉर्मूला तो शायद आपको याद ही हो, वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप सोचोगे यार इसका लाइक व्हाट द फक इज़ द पॉइंट ऑफ दिस, मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन भी है ना, अगर मैं चीज़ें निकालना चाह रहा हूँ इन दो ग्रुप्स के बीच में, मैं गैप निकालना चाह रहा हूँ, जैसे वो स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स वाली एग्जांपल थे, उसके अंदर आपके पास एक ग्रुप का मीन आ गया, ठीक है, दूसरी ग्रुप का आपके पास मीन आ गया, उसके अलावा आपके पास एक ग्रुप का सिग्मा आ गया, सिग्मा कह रहा हूँ फक व्हाट द फक सिग्मा, अच्छा नहीं, स्टैंडर्ड डिवीएशन आ गई, और यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड डिवीएशन आ गई, राइट। तो बात ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ, लाइक लेट्स से इसकी 7.2 आ रही है, इसकी 8.2 आ रही है, लाइक ये ज़्यादा डिविएट करते हैं, ये थोड़े ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट डेटा सेट है। मैं ये बातें तो स्टैंडर्ड डिवीएशन के साथ भी कर सकता हूँ, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की क्या ज़रूरत है। अब उसके लिए ना मैंने एक एग्जांपल प्रिपेयर की हुई है यहाँ नीचे, कि आपके पास ये दो डेटा सेट है जिन दोनों का सैम्पल साइज़ बराबर है, दोनों 5 के ऊपर मुश्तमिल है, यहाँ पे 1 2 3 6 9, इतना भी लाइक कोई बड़ा गैप नहीं है, लेकिन आपस में काफ़ी स्प्रेड आउट है, कोई एक सेंट्रल टेंडेंसी इतनी नज़र नहीं आ रही। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में गैप तो 100 200 के हैं, लेकिन सारे काफ़ी करीब है रिलेटिवली स्पीकिंग, देख के पता चल रहा है कि यार 10,000 से थोड़ा सा ही रिलेटिवली स्पीकिंग थोड़ा सा ही फ़र्क है, इतना भी नहीं है, कोई इतना इनकन्सिस्टेंट डेटा सेट नहीं है, काफ़ी क्लियर वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द ये वैल्यूज़ रोटेट कर रही हैं, राइट। तो
अगर आप इनकी स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालोगे इसकी काफ़ी बड़ी निकल रही है, जबकि इसकी बहुत छोटी निकल रही है। तो ये अगर हम खाली इसको देखें ना, हमें देख के पता चलता है कि ओ नीचे वाला ज़्यादा कंसिस्टेंट है, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग वो नहीं है। यहाँ पे मुझे कोई इतना क्लियरली नहीं नज़र आ रहा कोई स्टैंडर्ड टेंडेंसी, जबकि यहाँ पे आ रही है, राइट, कि ये सारे कोई 10,100 के करीब करीब हैं और हल्का फुल्का ही फ़र्क है, जबकि यहाँ पे कोई इतना नहीं आ रहा कि हल्का फुल्का फ़र्क है, यहाँ पे काफ़ी स्प्रेड आउट है। तो उसके लिए अगर आप इन्हीं दो डेटा सेट्स के अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो ना, आपको पता चलेगा कि पहले वाला जो है उसका खाली 1% वेरिएंस आ रही है, जबकि नीचे वाले की 77 या 78% आ रही है, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा वेरी कर रहा है, कौन सा ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट डेटा सेट है, तो वो नीचे वाला है, ठीक है। तो हायर वैल्यू इक्वल्स मोर इनकन्सिस्टेंसी, या फिर आप कह सकते हो हायर वैल्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू लेस कंसिस्टेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। तो आपसे जब भी कंसिस्टेंसी के बारे में रिमार्क मांगा जाए तो आप ये यूज़ करते हो। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर दो डिफरेंट यूनिट्स में चीज़ें लाइक मेजर की गई हैं, उनको कंपेयर करना है, तब भी हम हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही यूज़ करते हैं। तो ग्रुप कंपैरिजंस के लिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड डिवीएशन के आपके मैंने फ्लॉ आपके सामने रखती है। अब आगे आ जाते हैं ट्रेम्ड मीन। हमें ट्रेम्ड को ट्रेम्ड बोल के ब्रेन वॉश करवाया गया कि बेटा ट्रेम्ड होता है, जबकि हम सारे कह भी रहे थे मैम शायद ट्रेम्ड होता है। अब मैंने गूगल किया, ट्रेम्ड मीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ट्रेम्ड ही होता है। तो खैर आपको पता ही है, सबसे पहले आप डेटा स्टोर कर देते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डजंट रियली मैटर। और अगर आपसे कहा गया 7% ट्रेंड मेन या 10% ट्रेंड मेन, तो आप बॉटम 10% और अपर 10% जो है, वाह मैंने लिखा हुआ है बॉटम एंड बॉटम इनसेन एंड द अपर परसेंट 6% ऑफ वैल्यूज आप डिस्कार्ड कर देते हो। उसके बाद आप वो जो दरमियान में आपके पास कोर आ गई है, मतलब आपके पास इस तरह से था ना, ये आपका डेटा सेट है, यहाँ पे आपने इतना इतना हिस्सा काट दिया, ये वाला हिस्सा आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। अब आपने खाली इतने हिस्से का मीन निकाल लिया, तो वो ट्रिम्ड मीन होता है। और अगर आपको पता ही है, अगर X% टोटल ट्रिम्ड का हुआ है, मतलब 10% टोटल ट्रिम, तो आपको पता ही है फिर एक साइड से 5%, एक साइड से 5%, इतनी तो कॉमन सेंस है आप में। आगे फिर डॉट प्लॉट ग्राफ आ जाता है। अब डॉट प्लॉट ग्राफ यहाँ पे एक सिंगुलर वेरिएबल के लिए हुआ दिखाया हुआ है। आपके सामने काफ़ी क्लियरली है कि अगर ओवरलैप आ रहा है, दो वैल्यूज़ 15 पे आई हैं, तो उन्होंने एक के ऊपर एक बना दिया। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। हमें मल्टीपल ग्रुप्स के साथ कराया गया था, वही सट्टेबाजों वर्सेस नॉट सट्टेबाज वाली एग्जांपल। उसके अंदर हमने खुद मीनिंग असाइन किया था सिंबल्स को। हमने कहा था कि एक्स का मतलब स्मोकर है, डॉट का मतलब नॉन स्मोकर्स है, ठीक है। तो आपने जो भी सिंबल्स यूज़ करने हैं, आपको उनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे बेशक किसी के लिए स्क्वायर यूज़ कर लो, किसी के लिए हार्ट कर लो, जो मर्जी करना कर लो, ठीक है। तो आपको बस एक की, जैसे मैप के ऊपर की होती है ना कि इस सिंबल का ये मतलब है, ये कैपिटल के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, उस तरह से आपने अपनी की बना लेनी है कि डॉट का मतलब ये है, क्रॉस का मतलब ये है। तो आप इस तरह से डॉट प्लॉट ग्राफ के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स का डेटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपने मल्टीपल ग्रुप्स को कंपेयर करना डॉट प्लॉट ग्राफ के ऊपर। अब अगर आपको कहा हुआ है ऑन द सेम लाइन, तो आपको इस तरह से इधर ही यहाँ पे कुछ डॉट्स के साथ कुछ क्रॉस पड़े होंगे, लेकिन हो सकता है अगर आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई, तो आप नीचे बेशक बना लो क्रॉसेस, नीचे एक ग्रुप का डाल दो, ऊपर एक ग्रुप का डाल दो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर कहा हुआ है ऑन द सेम लाइन, तो आपको सारा कुछ एक साथ इसी तरह से इधर ही ठोंसना पड़ेगा। मतलब ये तो हमेशा इधर ही होगा ना, मतलब एक लाइन आपने चूज़ की ली तो हमेशा इधर ही होगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए ऑन टॉप ऑफ दिस आपने स्मोकर्स का भी रिप्रेजेंटेटर करना है और इस ही लाइन पे करना है, तो आप इधर ही करोगे। लेकिन अगर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो आप वो नीचे यहाँ पे भी बना सकते हो, स्पेसिफिकली स्मोकर्स का, यहाँ पे नॉन स्मोकर्स का ऐसे ही रहेगा। अच्छा, फिर क्वांटाइल्स आ जाते हैं आपके पास, मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स वगैरह। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो डेटा को बेसिकली इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करें। तो मीडियन जो है वो आप देख सकते हो कि आपको पता ही है यार, एटलीस्ट 50% वैल्यूज़ उससे कम या बराबर होती हैं, और एटलीस्ट 50% वैल्यूज़ उससे ग्रेटर या बराबर होती हैं। तो ये मीडियन होता है, आपको पता ही है थोड़ा सा। अभी कैलकुलेट कैसे करना है वो इवन केस, ऑड केस पे आते हैं। इसी तरह से क्वार्टाइल्स हैं। क्वार्टाइल्स के अंदर भी यही है कि Q1 जो है वो एटलीस्ट 20% डेटा के लेस दैन इक्वल टू होता है, और बकाया जो है वो 75% डेटा उससे या तो ग्रेटर होएगा या उसके बराबर होएगा। ये आपके पास हो गए, और इसके अंदर Q2 मीडियन के बराबर होता है। काफ़ी सिंपल बात है। फिर परसेंटाइल्स आ जाती हैं, वो इस तरह से लाइक 1th परसेंटाइल, 1st परसेंटाइल,
सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल, फोर्थ परसेंटाइल एंड सो ऑन। तो अप टिल 99th परसेंटाइल। ये 0 100 मैंने बस मिनिमम मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करने के लिए बिना वजह लिखा हुआ। काफ़ी क्लियर है, आपको पता ही है ये करते क्या है। तो इनको कैलकुलेट कैसे करना है, अगर हम खाली परसेंटाइल्स की भी पहले बात करें तो वो है अगर 100 डिफरेंट पार्टीशंस होती हैं, जो कि होती हैं, आपने बेसिकली जो सी परसेंटाइल निकाल रहे हो पी, मतलब आपने अगर फर्स्ट परसेंटाइल निकालनी है या आपने 27th परसेंटाइल निकालनी है, तो यहाँ पे बस उसकी वैल्यू डाल देंगे पी की। और यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एन, उससे आपको इंडेक्स पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू है। मतलब अगर आपका सैम्पल साइज़ आपका है 100 का लेट्स से, तो या फिर जो भी 50 का है और आप उसके अंदर 50th परसेंटाइल निकालना चाह रहे हो, तो आपको पता है कि चलो 25 होएगा उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब अगर आपके पास इस तरह से क्लीनली एक इंटीजर आ रहा है 25, तो वो एक्चुअली इवन केस है। वो बेसिकली इस तरह से है ना कि आपको पता ही है, अगर हम खाली मीडियन की बात करें, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 है, 2 है, 5 है और लेट्स से 6 है, या 5 फिर से रिपीटिंग, जो मर्जी कर लो, ये 4 वैल्यूज़ हैं। इसका मीडियन अब क्या दरमियान में यहाँ पे होएगा, इवन केस ऑड केस किस तरह से हैंडल करना है। तो वही बात आ गई ना। अब सैम्पल साइज इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, राइट। अब सेकंड इंडेक्स ये है, लेकिन ये एक अच्छा मीडियन नहीं है। असल में मीडियन यहाँ पे दरमियान में होगा इनके। तो इस केस के अंदर हम 2 और 5 की एवरेज ले लेते हैं, तो 7/2 3.5 बन जाता है। तो वो आपका मीडियन होता है। ये होता है जब आपके पास इवन वैल्यूज़ हो। अगर आपके पास खाली 1 2 5 होता तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता, राइट, कि आपने बस 3/2 किया, आपके पास आ गया 1.5, आपने राउंड अप किया तो आपके पास आ गया 2, सेकेंड इंडेक्स i = 2। अब आप i = 2 पे देखते हो क्या है, 2 पड़ा हुआ है, तो 2 आपका मीडियन है, राइट। तो ये इवन आउट केस वाली बात है। अब इसको अगर हम इस केस में देखें, मतलब परसेंटाइल्स के अंदर वापस आ जाएं, तो 27th परसेंटाइल मैं निकाल रहा हूँ। मेरा आई अगर जो है यहाँ पे एक पूरा एक इंटीजर नंबर आया, एक होल नंबर आया, ठीक है, तो मैं बस इस वाले का आई का और उससे अगले वाले का की एवरेज ले लूँगा, ठीक है। और अगर नहीं था तो सीलिंग लगेगा। ये बेसिकली ये भी वही है कि अगर 0.1 भी आ रहा हो ना, तो भी आपने अगले वाले पे जाना है। चलो ठीक है, ये था नॉन जनरल, ये जनरलाइज कर दिया मैंने मज़ीद। अगर आपको लग रहा था कि मैंने बड़े ऑकवर्ड तरीके से लिखा हुआ है तो आपको सही लग रहा था, मैंने असल में इसके ऊपर मैप करने के लिए लिखा हुआ था। मतलब अगर आपको कहा जाए कि आपने लेट्स से 200 डिफरेंट डिविजन्स बनानी है और आप उस 200 क्वांटाइल, वैसे मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, इतना कभी भी नहीं आएगा, लेकिन क्वार्टाइल्स अगर आप निकाल रहे हो तो आप सीधा सीधा 1/4 लिख सकते हो, 2/4 लिख सकते हो, 3/4 लिख सकते हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल के लिए। सिंपली आपके प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ये मेरा थोड़ा सा ऑटिज्म क्लिक हो गया था, मैं ज़्यादा जनरलाइज करने की फॉर्म में लिखना चाह रहा था। आगे चलता है। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ क्वार्टाइल्स। अब क्वार्टाइल्स जो होते हैं Q1 Q2 Q3 काफ़ी यूज़फुल होते हैं 5 पॉइंट समरी वगैरह के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम। इससे हमें 5 ऑब्जर्वेशन से पूरे डेटा का थोड़ा सा जनरल आइडिया हो जाता है किस तरह से पड़ा हुआ है, कि 50% वैल्यूज़ Q2 से कम है मतलब या बराबर है, इसी तरह से Q3 वगैरह हमें पता चल जाता है ना कि लाइक डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है थोड़ी बहुत। तो 5 पॉइंट समरी हो गई। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ये बेसिकली आपको बताती है कोर जो है आपका डेटा की रेंज जो है Q1 से Q3, मोस्टली तो वही होता है ना। अबाउट 50% जो आपकी कोर होती है वो तो वहाँ पे ही होती है, वैसे में भी ज़्यादा नहीं 50% ही होती है रफली। तो वो जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला कोर है उसकी रेंज किन वैल्यू से किन वैल्यूज़ तक है, या फिर उसकी वैसे वो रेंज उस तरह से नहीं होती, बस एक स्केलर होता है लाइक 25 वगैरह, उसका साइज़ बताता है बेसिकली IQR। तो इसको बाद में हम बॉक्स एंड विस्कर में भी यूज़ करेंगे, तो नाम ले लिए तो कर भी लेते हैं। बॉक्स एंड विस्कर ग्राफ अगर आपने बनाना हो फ्रॉम स्क्रैच, सबसे पहले आपने करना ये है मिनिमम और मैक्सिमम के लिए ना आपने ना लाइनर लगा लेनी है इस तरह से, ठीक है, लगा लें। उसके बाद आपने Q1 और Q3 को ढूंढना और आपने उसके लिए थोड़ी ज़्यादा बड़ी लाइनें लगा लेनी है और आपने फिर इनको कनेक्ट कर देना इस तरह से। ये जो 2 लाइनें इनको विस्कर्स कहते हैं, उफ इनसेन, ठीक है। अब उसके बाद आपने
बॉक्स बनाना था ना, तो ये बड़े वालों को आपने जोड़ दिया, बॉक्स बन गया। और फिर अब हमने एंड पे Q2 प्लॉट कर दिया ये मीडियन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अच्छा हाँ, और ये जो Q1 से Q3 आपको पता ही है ये IQR के बराबर होता है। अब आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि द बॉक्स इज़ नॉट बॉक्सिंग हियर, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बॉक्सिंग हो रही है, नो बॉक्सिंग हियर। तो ये जो है बड़ा वाला साइज़ राइट साइड पे आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये राइट स्क्यूड है। मेन भी प्रॉबली कहीं यहाँ पे ही आ रहा होगा ना, खुद ही सोचो, अगर हम इसके दरमियान में यहाँ पे कहीं आ रहा होगा ना मेन, तो मेन इज़ स्क्यूड राइट वर्ड्स फ्रॉम द मीडियन। तो फिर से मीन के स्क्यू की बात ही हो रही है। तो इस तरह से भी आप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यू निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप हिस्टोग्राम बनाने बैठो। विजुअली मैंने बता दिया किस तरीके से होता है। उसके अलावा एक होता है मैथमेटिकल तरीका, उसके अंदर आप अगर अंदाज़ा नहीं हो रहा, मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा सेंटर के करीब बनी हुई, अगर लाइन इधर की जगह थोड़ी सी यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में करके थोड़ी सी हल्की सी, हो सकता है अभी भी स्क्यू हो, थोड़ा सा डाउट है, तो आप मैथमेटिकली देख सकते हो कि Q2 माइनस Q1 और Q3 माइनस Q2 के बीच में कितना गैप है। और जौन सी वैल्यू ज़्यादा है उससे पता चल जाएगा आपको कि अच्छा ये वाली राइट साइड पे ज़्यादा स्क्यूड है या लेफ्ट पे ज़्यादा स्क्यूड है। और अगर बहुत ही कम आ रहा हो तो हम यूजुअली लिख देते हैं कि नेग्लिजिबली स्क्यूड टुवर्ड्स द राइट, या फिर वेरी स्लाइटली स्क्यूड टुवर्ड्स द राइट, इस तरह से। उसके बाद आउटलायर डिटेक्शन, इसी के साथ हम ना डॉटेड लाइंस बना देते हैं लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स के लिए, जो कि हम कैलकुलेट ऐसे करते हैं। ये आउटलायर्स निकालने के लिए होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको फॉर्मूले आते ही होंगे। ये हो गई बात, वो हम यहाँ पे यूजुअली डॉटेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। इधर एक डॉटेड लाइन लग गई, हो सकता है मैक्स के बाहर जाके एक डॉटेड लाइन लग रही हो। तो ये आपके आउटलायर्स हो गए। अगर आपसे ऑप्शन निकाल दीजिए कौन कौन से आउटलायर्स हैं, कितने आउटलायर्स हैं। लेकिन आउटलायर्स को निकालने का एक और तरीका भी होता है। अब ये जो दूसरा तरीका है ना, इससे रिज़ल्ट आपके डिफरेंट भी आ सकते हैं। जी स्कोर वाले तरीका जो चीज़ों को आउटलायर डीम करता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका 1-to-1 ओवरलैप हो BW के साथ, बॉक्स एंड बिस्किट्स के साथ। थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है रिज़ल्ट में, मेथड चेंज करने से। तो ये बस एक डिस्क्लोजेबल बात है, काबिल डिस्क्लोजर। अच्छा, जी स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर एक ऑब्जर्वेशन का अपना जी स्कोर होता है, और वो बेसिकली होता है डिफरेंस फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको समझने का एक तरीका है, जी का मतलब है हाउ मैनी स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे आर यू फ्रॉम द मीन। तो अगर आपका मीन 50 है और आप 10 हो और आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, तो आप 4 स्टैंडर्ड डिविएशंस दूर हो। तो जी स्कोर हमें ये बताता है। और तमाम वो चीज़ें जो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज़्यादा दूर होना, वो आउटलायर्स कंसिडर होंगे। ये जी स्कोर हो गया। अब आखिर में जाए जाती है बात क्रॉस टैबुलेशन की। क्रॉस टैबुलेशन यही होती है कि आप कोई 2 कॉलम्स पकड़ते हो अपने टेबल के, 3 पकड़ोगे वो 3D बन जाएगा, इसलिए उसकी बात नहीं करनी, चुप हो जाओ, वरना वो आपको पता ही है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें 2 की बात ही बताई गई है। तो साइज़ और फ्यूल हमने यहाँ पे लिए हैं, तो उनकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली हैं कि कॉम्पैक्ट, मिड साइज़, लार्ज, रेगुलर, प्रीमियम, डीजल, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉलम्स में डाल दिया, और अब हमने काउंट किया है कि कौन सी वो हैं जो कॉम्पैक्ट भी हैं और रेगुलर भी हैं, कितनी हैं, और कितनी हैं जो कॉम्पैक्ट भी हैं और प्रीमियम भी हैं। इनकी तमाम कॉम्बिनेशंस का हमने निकाल लिए, काउंट, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। उसके बाद अगर हम इन मार्जिनस के ऊपर कुछ ये सारा सम करके देखें, 3 + 1 + 0 4 होता है, 3 + 0 + 1 4 होता है, 0 + 2 + 0 2 होता है, इसी तरह 3 + 3 + 0 6 होता है। ये जो एक्चुअली ना, ये आपको रेगुलर के टोटल बता रही है, ये आपको कॉम्पैक्ट के टोटल बता रही है, या मिड साइज़ का टोटल बता रही है। तो मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज हमें टोटल बताती हैं फॉर स्पेसिफिक पॉसिबल वैल्यू, मतलब कॉम्पैक्ट कितनी वैल्यू, कितनी कॉम्पैक्ट व्हीकल्स हैं, तो वो 4 हो गया। इसी तरह से मैंने पूछना कितनी व्हीकल्स हैं जो रेगुलर फ्यूल यूज़ कर रही है, तो 6 हो गया। अब अगर आप इस वाले को सारे को सम करो, 6 + 3 + 1, 6 + 3 9 होता है, +1 10 हो गया। इधर भी करो, 4 + 4 8 + 2, ये भी 10 होता है। ये दोनों आपको बराबर वैल्यू देंगे और वो एक्चुअली सैम्पल साइज़ के बराबर होंगे, ठीक है। ये होगी क्रॉस टैबुलेशन। अब अगर आपको इस तरह से काम दिया जाए कि फ्यूल है, हाईवे MPG है, आपको इन दोनों चीज़ों को कहा हुआ है कि क्रॉस टैबुलेट करो।
अब ये तो एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है ना, फ्यूल काफ़ी इजीली हो जाएगा। अगर क्वांटिटेटिव आपके पास इस तरह से आ जाए तो क्या करना है? तो काफ़ी सिंपल है, आप इसके अंदर क्लासेस बना लेते हो। तो निकाल लेते हैं थोड़ी सी इसकी क्लासेस। ठीक है, हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू 33 है, मिनिमम वैल्यू 18 है, रेंज आ गई आपके पास 15। अब आपने खैर इसी तरह से आपने लाइक नंबर ऑफ़ क्लासेस निकाल लिया, इंटरवल साइज़ निकाल लिया, तो आपके पास आ गया कि चलो ठीक है 5 क्लासेस बनेंगी और 5 क्लासेस जो हैं उनका इंटरवल साइज़ सबका 3-3 का होगा। तो ये हम बना लेते हैं इस तरह से। लेकिन एक मसला आ गया, यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन हैं जो आपकी क्लासेस में फॉलो ही नहीं कर रही। 33 और 33 ये दोनों आ ही नहीं रही। तो क्या हमने कोई गलती की है पीछे? नहीं, हमने कोई गलती नहीं की। हमने वही फार्मूला यूज़ किए जो उन्होंने कहे हुए हैं, कोई गलती नहीं है यहाँ पे, इतने ही बनते हैं। लेकिन आपका मैक्स नहीं इसके अंदर आ रहा। तो इस तरह के केस के अंदर आपको जो इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए कि ये जो फॉर्मूले हैं ना के और एच के, ये बस एक सजेशन है अच्छी, ये कोई लॉ नहीं है कि आपने इसी तरह से करना है। यूजुअली इससे आपको यूज़फुल रिजल्ट्स मिल जाते हैं, काफ़ी यूटिलिटी मिलती है, लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इतना भी। आप डिफरेंटली भी कर सकते हो अगर कोई मसला आ रहा हो। तो यहाँ पे मसला आ रहा था तो मैंने यहाँ पे एक और नई क्लास ऐड कर दी है जिसके अंदर 33 से 35 पे जा रहा है। इसकी जगह मैं ये भी कर सकता था कि मैं क्लास का इंटरवल साइज़ बढ़ा देता। इस वाली लेफ्ट साइड पे आपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा कि मैंने क्लास का काउंट बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने क्लास का इंटरवल साइज़ बढ़ा दिया। तो आपकी मर्ज़ी, आपने किस तरह से इस तरह के केसेस को हैंडल करना है। तो वो वही बात की कोई लॉ नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, अब सारा सिलेबस तो कवर हो गया। जो 2 बातें करने वाली रह गई हैं वो एक ये है कि मैं एक फार्मूला शीट बना रहा हूँ जिसके में सारे फार्मूले लिखे होंगे। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक ये बन गया होगा, मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूँगा। उसके अलावा साथ मिड जो है, जो कह रहा था कि नाउ इफ़ यू रिग्रेट नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम क्राइंग इज़ अलाउड, उस वाले मिड के अंदर जो बातें की हुई हैं काफ़ी सिंपल है, ये बताने लायक भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे आप, बहुत सिंपल है। उसके बाद एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से क्वांटिफाई द डिस्पर्शन इन टाइम डिवोटेड टू अनसोलिसिटेड ईमेल एंड स्पैम। तो अब आपको डिस्पर्शन को क्वांटिफाई करने को कहा हुआ है। अब डिस्पर्शन के लिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी यूज़ कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पेपर चेकर ने जो वैल्यूज़ करेक्ट करके लिखी हैं, इसकी कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी, वो स्टैंडर्ड डिवीएशन की खाली लिखी हैं। लेकिन अगर आपको डाउट हो कभी भी, मेरा ख्याल है बेहतर यही रहेगा कि आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लो। उसकी वजह यह है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल रहे हो तो उसके प्रोसेस के अंदर स्टैंडर्ड डिवीएशन भी निकल जाती है। आप उसको भी हाईलाइट करके बता सकते हो कि स्टैंडर्ड डिवीएशन निकल गई है। लेकिन अगर आप रिलेटिव डिस्पर्शन चाहते हो इस डेटा सेट के अंदर, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी है। तो उनको जो चीज़ चाहिए वो खाली वो उतने हिस्से तक भी देख सकते हैं। लेकिन अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा बुरा होगा कि आपने खाली स्टैंडर्ड डिवीएशन लिख दिया। ज़्यादा लिखने के मार्क्स प्रॉब्ली कम ही कटेंगे, और वो है भी बहुत ईजी, तो इसलिए रिस्क क्यों लें। आगे ये क्वेश्चन, ये लिटरली हमें क्विज़ में आया था, बहुत ईजी है, बस सॉर्ट करना है, क्वार्टाइल्स निकालनी है, बॉक्स विस्कर ग्राफ बनाना है, आउटलायर्स बताना है। उसके बाद ये वाला जो है ये इंक्लूडेड ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी का कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, खाली स्टैट्स का इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गई वीडियो। उसके अलावा जो एक बात रह गई हुई है वो है कि नहीं, कुछ भी नहीं रह गया। चलो ठीक है, डन।